हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख भारतीय शिक्षा आयोग और प्रमुख समितियां। कौन कौन से आयोग और समितियां थीं जो कि स्वतंत्रता के बाद आए थे और यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से थे। तो नेट पेपर फर्स्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है, समझ में आती है आपको, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सारे आयोग और समितियां आपको एक ही जगह पे यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर दी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारे यहाँ दे दिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। और ये आपका हायर एजुकेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की दोषपूर्ण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन क्या था? डायरार्की जिसको बोलते हैं। इस अधिनियम में शिक्षा विषय को दो वर्गों, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांट दिया गया था। द्वैध शासन मतलब दोहरे शासन प्रणाली में प्रांतीय विषय को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में विभक्त किया था। ये किसके अंतर्गत था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर सार्जेंट रिपोर्ट। अब इनमें से देखिए कुछ रिपोर्ट भी थी, आयोग भी थे और समितियां भी थी, है ना। तो उनको हम सबको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ये आपको मतलब मेन फीचर्स जानना है क्योंकि ये आते हैं आपके मैचिंग में। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा। एक तरफ आयोग के नाम या समितियाँ होंगी और उनके कार्य क्या हैं, तो ये आपको मैचिंग करने के लिए इस तरह से दिया जाएगा। सार्जेंट प्लान आया था, ये 1944 में आया था। इस रिपोर्ट में क्या था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी स्तरों की शिक्षा और उनके विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करके शैक्षिक विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की बात करता है। उसके बाद इनके सन जरूर याद रखिएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसी को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 या राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, कोई भी नाम से पूछा जाए एक ही है दोनों चीज़। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे इसके अध्यक्ष के नाम पर राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापकों की सेवा व शर्तों और शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्याण, अर्थव्यवस्था, इनके संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए थे। जैसे कि नाम ही है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो ये क्या बात करेगा? हायर एजुकेशन से संबंधित बातें करेगा। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग था। तो इसमें काफ़ी दिए थे, 4 दिए थे ऑप्शन: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इसका सही ऑप्शन था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। फिर इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पहले पूछा गया है, भारत की नीति उसकी कक्षाओं में आकार ग्रहण कर रही है। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज टेकिंग शेप इन हर क्लासरूम। तो ये किसमें कहा गया था? ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका जो सही ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि ऐसे पूछे गए थे कि इस आयोग की सिफारिश में 10+2+3 की संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इन शिक्षा नीतियों और या आयोग या समितियों से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें हम बहुत सारे तो कवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिलेटेड चीज़ें मैं अभी आपको बता दे रही हूँ साथ में। फिर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में ये आया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या इसी को मुदालियर आयोग भी कहा गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि किसकी सिफारिश के आधार पर ये बनी थी, तो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने 1952 को डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मुदालियर। इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के। आयोग ने 3 भाषाओं के स्थान एवं अध्ययन के संबंध में अपने सुझाव दिए। 3 भाषाएं कौन थी? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। और इस आयोग ने सर्वप्रथम 3 वर्ष की माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो ये इनके हम कार्य भी देखते चल रहे हैं कि इनके अंतर्गत मेन फीचर्स क्या था। वैसे तो ये पूरे आयोग बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर इस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की
स्थापित करने की सिफारिश भी की थी। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स किया जाना चाहिए। ऐसा इन्होंने कहा कि छात्र जो है उनका मतलब रुचियों और उद्देश्यों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। इन्हीं में ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप, जो अभी आपके एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव मतलब मूल्यांकन प्रणाली जो है क्या है आपके वस्तुनिष्ठ आधार पे है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें ही लागू की गई थी और टीचर ट्रेनिंग की भी बात की गई थी। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं किसके, ये माध्यमिक शिक्षा कमीशन के। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव जो है प्रणाली कहाँ पर किस आयोग में आई थी, तो आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग में। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964-1966 या इसी को कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ये आया 1964-66 में। भारत की केंद्रीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। ठीक है, और 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे, श्री MC छागला, ठीक है, के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसका नाम जो है, जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिक्षा आयोग की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी वीडियो आपको समझ में आ गई और लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे चाहिए और इससे संबंधित और क्या चीज़ें ऐसी मैं प्रोवाइड करूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बताइए। ठीक है, कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन कौन कौन सी आई थी। देखिए, एक आई थी 1968 में, फिर 79 में आई थी और 1986 में। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, वो 1968 में, ये 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। ये पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के रिपोर्ट पर आधारित थी और इसमें सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता और समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये इसके लक्ष्य थे। तो जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो 1968 में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में जनता सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। फिर से इसमें कुछ जो है इम्प्लीमेंट हुए और फिर ये 1979 में आई। जनता सरकार के द्वारा तैयार की गई इस ड्राफ्ट में अनेक बातें पहली शिक्षा नीति के ही समान थीं और इस ड्राफ्ट में कॉमन स्कूल सिस्टम, समान स्कूल व्यवस्था, पार्श्व स्कूल व्यवस्था और 8+4+3 के शैक्षिक ढांचे, शिक्षा में समाज की भागीदारी बढ़ाने, स्वैच्छिक संगठन का सहयोग, इन सब चीज़ों पर अधिक जोर दिया गया था। उसके बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1985 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के प्रस्तुति की घोषणा की और ये 1986 में घोषित हुई थी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1992, यहाँ पर इसी को प्लान ऑफ एक्शन 1992 भी कहा गया, कार्यान्वयन योजना या प्लान ऑफ एक्शन। भारत सरकार ने 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में, इनका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की थी और फिर इस शिक्षा नीति पर विचार किया गया था। तो इसकी जो मेन बात क्या थी कि 1986 में क्या था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी। वो किन के लिए थे, सभी लोग जानते हैं, प्राथमिक स्कूलों के लिए थे। और 1992 में जब ये प्लान ऑफ एक्शन लागू हुआ तो इसमें उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये मेन बात थी। ऐसे तो बहुत सारे जो है इसमें सुधार हुए थे, लेकिन जो हमें अपने जो है पेपर के हिसाब से पढ़ना है उसके लिए इतना जानना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। फिर देखिए संस्कृत आयोग 1956-57 में संस्कृत भाषा और शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक आयोग, इसमें प्रथम और द्वितीय दो थे। अब जो प्रथम था इसमें क्या था, विद्यालय स्तर के अध्यापकों से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए 1983-85 में, और अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यापक आयोग प्रथम का गठन किया गया था और राष्ट्रीय अध्यापक आयोग द्वितीय टेक्निकल एजुकेशन सहित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के लिए इसमें
1983-85 में रईस अहमद की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। तो जो पहला वाला था उसमें विद्यालय स्तर के अध्यापक की बात की गई थी, जो डिफरेंस है, और जो इसके कौन थे अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय, और दूसरा क्या था टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित हायर एजुकेशन के लिए बात थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे रईस अहमद, प्रोफेसर रईस अहमद। दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपके पेपर के पैटर्न को देखना पड़ता है ना। तो इस तरह से काफ़ी मेहनत से हम बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पे प्रेस करिए, ठीक। अब देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी, और इसका मुख्य कार्य क्या था, प्रधानमंत्री के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाना था। थिंक टैंक से मतलब जो भी प्रधानमंत्री जी के कार्य होते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था पे विचार करना, शिक्षा नीति से संबंधित, या और अलग योजनाएं होती हैं, नई तरह की योजनाएं होती हैं, नए काम करने होते हैं, उन पर क्या होता है कि ये थिंक टैंक उन पर ही विचार करके प्रधानमंत्री को अपनी मशवरा देता है, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सैम पित्रोदा। प्रीवियस ईयर मतलब और पहले जो पेपर आया था नेट पेपर फर्स्ट का, वहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सैम पित्रोदा थे, ठीक है। 2005 की जो है ये कमीशन थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति, इस समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1952 में किया था। समिति ने क्या है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव अपने दिए थे, ठीक है। तो ये 1952 की बात थी। फिर दुर्गाबाई देशमुख समिति, यहाँ सारी समितियाँ दी हुई हैं। अब देखिए दुर्गाबाई देशमुख समिति 1957 में गठित हुई थी और 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसमें लड़कियों की शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। ये काफ़ी पूछी जाती है, दुर्गाबाई देशमुख समिति, हंसा मेहता समिति, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा कि किस सन में कौन सी आई थी और इसका काम क्या था। श्री प्रकाश समिति नेक्स्ट है। श्री प्रकाश समिति 1959 में गठित इस समिति ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के औचित्य और इसकी पाठ्य वस्तु के संबंध में अनेक सार्थक सुझाव अपने दिए थे। तो इस तरह से ये हो गई प्रकाश समिति, जिसका कि एकदम विषय वस्तु अलग थी, मतलब धार्मिक और नैतिक शिक्षा से संबंधित बात थी इसकी। फिर है संपूर्णानंद समिति। इस समिति का गठन 1961 में हुआ था, और इस समिति ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए शिक्षा के योगदान के संबंध में सुझाव अपने दिए हैं। फिर हंसा मेहता समिति, देखिए इसके पहले हमने पढ़ी थी दुर्गाबाई देशमुख समिति। अब हंसा मेहता समिति 1964 में गठित इस समिति ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रम के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी। ये 1964 में आई है, ऐसे याद रखिएगा। दुर्गाबाई देशमुख पहले आई है D, और H हंसा मेहता बाद में आई है, ठीक। 10+2+3 समिति, इस समिति की नियुक्ति 1973 में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट आई आपकी पटेल समिति। 1977 में गठित पटेल समिति ने 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया और इसमें फिर अपने सुझाव दिए थे। फिर देखिए आदिशय्या समिति, ये 1977 में गठित हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में। किसके लिए दी थी, +2 स्तर के तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित इसमें जो है संस्तुतियाँ दी गई थी। ज्ञानम समिति, ये प्रोफेसर A ज्ञानम की अध्यक्षता में हुई थी, 1987 में आई थी, और इसमें विश्वविद्यालय प्रणाली की नई मांग संबंधी विभिन्न निकायों की संरचना और उससे संबंधित परफॉर्मेंस के आकलन संबंधी सुझाव अपने दिए थे। तो ये ज्ञानम समिति। अब प्रोफेसर यशपाल समिति काफ़ी पूछी जाती है, 1992 में आई थी। लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना, इसमें ये इसका मेन टॉपिक था, मेन फीचर्स इसका यही था कि बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना, बच्चों को बैग के बोझ से मतलब बस्ते के बोझ से उसको मुक्त किया जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए। ये तो 1992 में आई। उसके बाद यशपाल समिति फिर से गठित हुई
2008 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में नियुक्त इस समिति ने 2009 में अपने प्रतिवेदन दिए थे उच्च और तकनीकी शिक्षा को नूतन स्वरूप देने के लिए। लेकिन जो मेन पूछी जाती है वही ये है आपकी बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना। उसके बाद देखिए फिर आती है 2012 में जस्टिस JS वर्मा समिति, ये काफ़ी पूछी जाती है। यहाँ पर टीचर्स एजुकेशन की बात की गई थी, शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच, तो ये इसका मेन फीचर्स था। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति गठन किया गया और इसे 2020 में लागू कर दिया गया। तो अभी जो क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। और पहली कौन सी थी? 1968, फिर हमने पढ़ी 79, फिर 1986। तो जो 1986 में थी जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन है, ठीक है, जो कि अभी लागू है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। तो इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, नई शिक्षा नीति के बारे में, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।